एक लड़की ने पहले मुझसे लिफ्ट मांगी और कार में बैठने के बाद छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया। वह मुझसे पैसे मांग रही थी। पैसे देने के बाद वो कार से उतर गई। इसके बाद शाम को उसने फ़ोन पर अपने सोने की चेन कार में गिरने का बहाना बनाया और 1 लाख रुपए की मांग करने लगी। 22 अगस्त 2024 के दिन जयपुर वेस्ट डीसीपी अमित कुमार के पास घबराया हुआ एक शख्स पहुंचता है। वो डीसीपी से वही बात दोहराता है जो कुछ सेकंड पहले हमने आपको स्क्रीन पर पढ़वाई। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई और हुलिये के आधार पर 27 अगस्त की रात एक महिला की गिरफ्तारी हुई। पुलिस रिकॉर्ड में महिला का नाम त्रिशा राठौर, त्रिशा खान, नूनहार, शानू खान, नूरी और निशा खान दर्ज था। नोट कीजिएगा, ये सिर्फ एक महिला के नाम हैं। पुलिस के मुताबिक ये महिला राह चलते लोगों को रोककर लिफ्ट लेती और फिर चाशनी भरी बातें कर उनका मोबाइल नंबर भी हासिल कर लेती थी। महिला के झांसे में आकर लोग उसकी बुलाई जगह पर पहुंचते और फिर इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। त्रिशा राठौड़ पर आरोप है कि वो रेप का झूठा केस दर्ज करवाने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठती थी। ऐसा ही कुछ आरोप 2 पुलिसकर्मियों के बीच बैठी इस महिला पर भी लगा है। नाम है निक्की उर्फ सीमा अग्रवाल। जयपुर पुलिस ने इस महिला को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सीमा अग्रवाल मैट्रिमोनियल साइट पर अमीर लोगों की तलाश करती और फिर उन पर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाती थी पैसे वसूलने के लिए। पुलिस का कहना है कि सीमा ने आगरा के एक व्यापारी से शादी करने के बाद उसके खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाई और राजीनामे के नाम पर उससे 75 लाख रुपए वसूले। इसके बाद सीमा ने गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की। कुछ दिन बाद उस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए और समझौते के नाम पर 10 लाख रुपए वसूले गए। फिर नंबर आया जयपुर के एक ज्वेलर का। दर्ज एफआईआर के मुताबिक सुमित अग्रवाल की पत्नी का देहांत हो चुका है। बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने दूसरी शादी करने पर विचार किया। सुमित के पिता राजेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि शादी के लिए अच्छी लड़की और परिवार मिलने की चाह में उनके बेटे ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कमाई वाले कॉलम में 1 करोड़ रुपए रकम डाली थी। सर, उसमें इसने यही गलती की कि उसमें इसने देखा मुझे कोई अच्छा परिवार, अच्छा वो लड़की मिल जाएगी, इसलिए इसने उसमें 1 करोड़ लिख दिया। इसके बाद आरोपी सीमा अग्रवाल सुमित के संपर्क में आई। दोनों की शादी हुई और कुछ समय बाद सीमा उनके घर से 6.5 लाख रुपए और करीब 25 लाख की कीमत के गहने चुराकर फरार हो गई। आरोप ये भी है कि सीमा ने चोरी की वारदात के बाद पति और उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। इस आपबीती का जिक्र करते हुए राजेंद्र अग्रवाल की आंखें डबडबा जाती हैं। मेरा बच्चा तो इतना वो हो गया था अवसाद में कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। उस समय में बहुत ढांढस बनाया उसको हमने। अब वो दुकान जाना भी उसने बंद कर दिया। फिर मैं ड्राइवर को ले गया, गुड़गांव भागा, आगरा भागा, उन लोगों के हाथ जोड़े, उनका एड्रेस पता ढूंढा, फ़ोन से लिया। फिर उन्होंने मेरी मदद की। हाई कोर्ट तक के मैंने सारे पेपर निकलवाए उसके पुराने कारनामों के, और वो मिलने के बाद हमें वहाँ देहरादून से पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आ गई 377 में। तो हम उस दिन तो इधर उधर हो गए, फिर बहुत परेशान किया। ये खुद पुलिस को लेके गाड़ी घर पे आई। राजेंद्र अग्रवाल ने मीडिया के कैमरों के सामने ये भी आरोप लगाया कि कानून की आड़ लेकर लोगों को फर्जी केस में फंसाने के इस खेल में सीमा का परिवार उसका साथ देता है। पुलिस भी कह रही है कि सीमा सुनियोजित तरीके से काम करती थी, यानी प्लान्ड वे में काम करती थी। वो वैवाहिक ऐप के जरिए तलाकशुदा या अमीर व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को निशाना बनाती थी। वो लड़कों की संपत्तियों और व्यवसायों के बारे में जानकारी जुटाती थी और शादी करती थी। शादी करने के बाद वो परिवार का विश्वास कायम करने के लिए 3-4 महीने ठीक से बिताती थी। फिलहाल सीमा की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पुलिस ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। पैसे से अपने आप को वकील बता रही है। मोडस ऑपरेंडी तीनों प्रकरणों की एक ही है। तीनों प्रकरणों में शादी.com और जीवनसाथी.com के माध्यम से ही संपर्क किया है। अमीर और रईस व्यक्तियों से संपर्क किया है। तीनों ही जो पहले पति थे, तीनों ही महाजन वर्ग से आते हैं। उन्हीं को इसने
टारगेट बनाया है और शादी करने के बाद में तीनों ही प्रकरणों में वो अपने दुष्कर्म संबंधी मुकदमे दर्ज करवाए हैं। तीनों का जो ट्रेंड है एफआईआर का वो एक जैसा ही है। ये वो बातें हैं जो पुलिस ने सीमा के बारे में बताई हैं, जो कि फिलवक्त न्यायिक हिरासत में है। अब आपको जयपुर पुलिस के एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बताते हैं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। सीमा अग्रवाल और त्रिशा राठौर के बारे में एक बात कॉमन है, वो ये कि दोनों पर महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को ढाल बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप है। जयपुर पुलिस ने जब इस तरह के मामलों का विश्लेषण करना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि सिर्फ जयपुर पश्चिम में 19 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कई लोगों के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ के मामले दर्ज करवा रखे हैं, जिसमें से त्रिशा राठौर ने अलग अलग लोगों के खिलाफ 13 केस दर्ज कराए हैं। पुलिस के मुताबिक भावना शर्मा नाम की एक महिला ने तो इस तरह के 15 केस दर्ज करवाए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि इस तरह के झूठे मुकदमों की जद में आकर आरोपी और उसका परिवार तिनकों की तरह बिखर जाता है। जयपुर में भी इस तरह का एक मामला सिंधी कैंप थाने में दर्ज हुआ था। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला ने अपने पार्टनर पर रेप का आरोप लगाया था। मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही आरोपी ने सुसाइड कर लिया। बेटे की मौत से अवसाद में आए पिता की भी मौत हो गई। ऐसे कई मामले अक्सर देखने सुनने में आते हैं। तो क्या वाकई महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? इस बहस में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। ये लिस्ट देखिए। भारत में साल 2018 में रेप के 33,356 केस दर्ज हुए, 2019 में 32,032 केस, 2020 में 28,046, 2021 में 31,677 और 2022 में यह आंकड़ा 31,516 तक पहुंच गया। ये आंकड़े एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज हैं। एनसीआरबी के ही आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 से 2020 के बीच बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने की दर 27 से 28% थी। इन आंकड़ों की भयावहता के साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग दहेज प्रताड़ना और रेप जैसे अपराधों पर बने कानून का इस्तेमाल पैसों की उगाही के लिए कर रहे हैं। इस मसले पर देश के कई न्यायालयों ने चिंता जाहिर की है। जैसे 19 दिसंबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आपराधिक कानून में किए गए प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इसका इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए ज़्यादा करती हैं जिनके लिए ये बनाए ही नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई करते हुए बातें कही थीं, उसमें पति पत्नी शादी के 3-4 महीने बाद ही अलग अलग रहने लगे थे। इसके बाद पत्नी ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और रेप जैसे कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों को देखते हुए पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और करीब 1 महीने तक कस्टडी में रखा था। साल 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आजकल महिलाएं अपने पुरुष साथी के साथ मतभेद होने पर बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र है, जिसके मुताबिक कोर्ट ने कहा था अक्सर इन मामलों में पति के उन सभी रिश्तेदारों को भी अभियुक्त बना दिया जाता है जो उनके साथ रहते भी नहीं थे। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं से जुड़े कानूनों पर अदालतों ने अपनी राय जाहिर की है। अब सवाल ये कि महिला सुरक्षा से जुड़े वो प्रमुख कानून कौन से हैं जिनसे खिलवाड़ संभव है या जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे कानून अलग अलग एक्ट में दिए गए हैं। जैसे कि अगर किसी शादीशुदा महिला के अगेंस्ट उसका पति या पति के रिश्तेदार कोई भी प्रताड़ना करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, उसको पहले इंडियन पिनल कोड जो कि भारतीय दंड संहिता था उसमें 498A में पनिश किया जाता था, जिसमें जो सजा थी वो 3 साल तक की थी। अब वही कानून बदल के पिछले साल पार्लियामेंट द्वारा उस कानून को बदल दिया गया है। अब उसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है 2023। अब वो सेक्शन 85 में आता है और इसमें पनिशमेंट आज भी 3 साल ही है। इसमें अगर कोई भी इंसान, कोई भी आदमी अपनी पत्नी के अगेंस्ट कोई भी क्रुएल्टी करता है या उसके रिश्तेदार उसे किसी भी तरह से मानसिक, शारीरिक किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हैं तो वो इस सेक्शन के अंडर उनके अगेंस्ट आईपीसी के अंदर बीएनएस के अंदर उनके अगेंस्ट एफआईआर की जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर दहेज उत्पीड़न किसी भी महिला के अगेंस्ट कमिट किया जाता है, दहेज प्रताड़ना अगर किसी के साथ की जाती है तो उन्हें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3-4 में उनके अगेंस्ट भी एफआईआर की जा सकती है।
अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस में हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सी महिलाओं द्वारा इन कानूनों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल ही के में हमने कर्नाटका के जो बेंगलुरु के जो आईटी इंजीनियर थे अतुल, उनका केस सुना कि किस तरह से उन्होंने सुसाइड कर लिया और किस तरह से वो अपने नोट में एक अच्छा बड़ा लिख के गए हैं, अपने पॉइंटर्स लिख के गए हैं कि किस तरह से उनकी वाइफ और उनकी फैमिली ने उनके साथ उनको प्रताड़ित किया, उनके अगेंस्ट मल्टीपल केसेस फाइल कर दिए और किस तरह से वो हैरेस हुए हैं इन फॉल्स केसेस के प्रति। अगर मैं एनसीबीआरबी के डेटा की बात करूं तो एज पर एनसीआरबी डेटा ऑल्सो, अगर एक साल में 100 केस 498 क्रुएलिटी के या दहेज प्रताड़ना के फाइल होते हैं तो उनमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 12% ही है। यानी कि 12% ही ऐसे केस हैं जहां पे असल के अपराधियों को सजा मिलती है और बाकी सारे केसेस या तो फॉल्स होते हैं या उनमें एक्विटल हो जाता है। अगर मैं अभी रिसेंटली एक कर्नाटका हाईकोर्ट के केस की बात करूं तो कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया, जो केस पति और उसके रिलेटिव्स द्वारा फाइल किया गया था, जिस केस में ट्रायल कोर्ट में महिला ने 498A, 406, 506 में अलग अलग सेक्शनों में पति और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कर दी थी। वहां पे ट्रायल कोर्ट के सामने ये देखा गया, पति और उसके रिश्तेदारों ने ऐसे एविडेंसेस रखे जिसमें ये देखा गया कि ये पिछले 10 सालों में इस महिला की 10वीं एफआईआर थी और उस 10वीं एफआईआर थी जिसमें पिछले 9 एफआईआर जो थी वो सारे केसेस में आदमी जो थे वो एक्विटल हुआ था उनका, और जो ये 10वीं एफआईआर थी उसमें एक महिला तो 75 साल की थी जिसका उस लेडी के साथ कोई लेना देना भी नहीं था, तो भी उसने उसको उस केस के अंदर इम्प्लीकेट कर दिया। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस केस का संज्ञान लेते हुए इसमें डीआईजी और आईजी को डायरेक्शंस इश्यू की, जिसमें कहा गया कि कभी भी अगर इस महिला द्वारा फर्दर ऐसे कोई केस आगे फाइल किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस जो है डायरेक्टली एक एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी, सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी उन फैक्ट्स पे जिस पे महिला कंप्लेंट दे रही है कि क्या वो फैक्ट्स वास्तव में सत्य हैं भी कि नहीं। बता दें कि अभी हाल में ही बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के जान देने के बाद से महिलाओं से संबंधित कानूनों पर बहस छिड़ी हुई है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मौजूदा कानूनों में सुधार और समीक्षा की मांग करने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।